में आए हुए सभी बुद्ध प्रेमी, मैं आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी लोग म्यूजिक बंद करिए। आप सभी लोगों को पता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में क्या किया। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। इस मंच से आज जो देश का परिस्थिति है, ये कहना बहुत जरूरी है कि आज गौतम बुद्ध होते तो क्या करते। उस समय जो उन्होंने किया हमारे लिए किया, और उन्होंने तो संदेश दिया था, मानव मानव सब एक है। लेकिन गौतम बुद्ध जो है अपने विचार को पूरी दुनिया तक फैलाने का काम किया, और ये तब हुआ जब भारतवर्ष का सम्राट अशोक मौर्य के हाथ में था। अगर पुष्यमित्र शुंग के हाथ में सत्ता होता तो तथागत बुद्ध अपने विचार को पूरे दुनिया में नहीं फैला सकते थे। सम्राट अशोक भारतवर्ष को पूरी दुनिया के आधी आबादी से ज्यादा 52 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलाने का काम किया, और उस विरासत को संभालते संभालते मौर्य वंश का लास्ट शासक राजा बृहदत्त सत्ता में आए, और उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को सेनापति बनाने का काम किया। ये आप लोगों को पता है सबको। और पुष्यमित्र शुंग जो है, जब राजा बृहदत्त ने सेनापति बनाया, और वही सेनापति राजा बृहदत्त का जो आज जो पटना है, उस समय पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध था, और जो आज गांधी मैदान है वो अशोका मैदान है। इसी अशोका मैदान में पुष्यमित्र शुंग के हाथों, यानी अपने ही सेनापति के हाथों राजा बृहदत्त का हत्या हुआ। और उस समय कब था? 180 वर्ष ईसा पूर्व, यानी आज से 2203 वर्ष पहले। और वहां से शुरुआत होता है शुंग राज, पुष्यमित्र शुंग का राज। महामानव गौतम बुद्ध ने अपने भारतवर्ष में जितने विचार को फैलाया था, और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के विरासत और गौतम बुद्ध के विचार को जस्ट उसके विपरीत उनको मिटाने में लग गया। आप समझते हैं कि हमें पढ़ाया जाता है गौतम बुद्ध के बारे में, द लाइट ऑफ एशिया। लेकिन मैं मानता हूं कि हमने गौतम बुद्ध को समझा ही नहीं, समझ ही नहीं पाया। उनको कहना चाहिए द लाइट ऑफ वर्ल्ड, द लाइट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने अपने विचार को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया। लेकिन जो मौर्य वंश का समाप्ति हुआ, तो आज जो अयोध्या के नाम से विद्यमान है, मौर्य वंश के शासन में उस अयोध्या का क्या नाम था? उस अयोध्या का साकेत नाम था। जब
22 और 3 वर्ष पहले वो साकेत था। अयोध्या कब बना? जब पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहदत्त का हत्या किया तो उसकी ये ताकत नहीं हुआ कि वो पाटलिपुत्र से शासन कर सके। साकेत सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध का विरासत था। वहां लाखों बौद्ध भिक्षुक रहते थे, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उस लाखों बौद्ध भिक्षुक का सर काटने का काम किया। और वही बगल में एक नदी का नाम पड़ा सरयू नदी, आज भी है। और वो नदी का विस्तार ज्यादा दूर तक नहीं है, जहां तक बौद्ध भिक्षुकों का सर गया वहीं तक सरयू नदी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूर्व काल से ही हमारे देश में, भारतवर्ष में 2 विचारधारा ने जन्म लिया। एक गौतम बुद्ध का विचारधारा जो मानव विचारधारा, और पुष्यमित्र शुंग का विचारधारा, मनु महाराज का विचारधारा, मनुवादी विचारधारा। मनुवादी विचारधारा क्या कहता है? कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। जो मैं कहता हूं उसको चुपचाप मान लो। और मानववादी विचारधारा कहता है, जिसने गौतम बुद्ध ने संदेश दिया, गौतम बुद्ध ने एक अहम संदेश दिया था। जो किताब में लिखा है उसे मत मानना, जो कुछ लोग कहते हैं उसे भी मत मानना, जो बहुत लोग कहते हैं उसको भी सही मत मानना। जिसको तुम सही समझते हो उसी को सही मानना। ये गौतम बुद्ध का संदेश है। तो उनके भिक्षुकों ने कहा, उनसे पूछा कि आपका संदेश क्या है? तो उन्होंने यही कहा, आप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी के कहने पर मत चलो। ये है मानववादी विचारधारा, जो गौतम बुद्ध का विचारधारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानववादी विचारधारा पर चलना चाहते हैं जो गौतम बुद्ध का विचारधारा है, या मनुवादी विचारधारा पर? मनुवादी मतलब पाखंडवादी, पाखंडवादी मतलब ब्राह्मणवादी विचारधारा। आप किस विचारधारा पर चलना चाहते हैं, मनुवादी या मानववादी? मेरे हाथ में तलवार है, इसे आपको डर लगता है? ये तलवार है ना, ये क्या है? जब मैं कह रहा हूं तो आप नहीं मान रहे हैं कि ये तलवार है, लेकिन एक मनुवादी अपने घर में बैठकर कहता है कि मान लो ये गोबर नहीं गणेश है, आप लोग मान लेते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? इसी पर ज्योतिबाराव फूले ने एक किताब लिख डाली जिसका नाम है गुलामगिरी। और उस गुलामगिरी में लिखा है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपने आप अपनी बेड़ियां तोड़ देगा। मैं यहां एहसास कराने आया हूं कि गौतम बुद्ध ने हमें कहां छोड़ा था और हम कहां हैं। हमारे पूर्वजों ने कभी भी धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद का लड़ाई नहीं लड़ा है। किस चीज का लड़ाई लड़ा है? शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा है। शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा है। गौतम बुद्ध ने भी वही कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि।
धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और ज्योतिबा फुले ने भी यही कहा है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक गुलामी का रास्ता है जो मंदिर की तरफ जाता है, और एक आजादी और शिक्षा और विकास की रास्ता है जो विद्यालय का रास्ता है। जो विद्यालय का रास्ता है, चुनना है आपको है। आप विद्यालय चुनते हैं या मंदिर चुनते हैं, यानी शिक्षा चुनते हैं या गुलामी चुनते हैं। वही बात बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है अपने भाषा में, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही कहा है। और आज मैं देश की स्थिति पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। हमारे साथी लोग बौद्ध विहार बनाने का सपना देख रहे हैं। अगला 24 में पूरी धूमधाम से बुद्ध जन्म महोत्सव मनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो आज देश की स्थिति है, आप 24 में बुद्ध महोत्सव मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे, इस पर हमें संदेह है। इस पर हमें संदेह है। चूंकि हम जो जिस समय गौतम बुद्ध अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय द्रोणाचार्य भी थे। उस युग में भी कुछ खास जाति के लोगों को ही शिक्षा देने का अधिकार था और कुछ खास लोगों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था कि नहीं था? तो आज जो है उसी दिशा में आपका देश जा रहा है। और आप किताब में पढ़े होंगे, द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा काटने का काम किया। अंगूठा काटा था या नहीं काटा था? क्यों काटा था? कि वो हमारे समाज का था, वो शूद्र समाज का था। और उस मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा काटने का काम किया। लेकिन आज जो केंद्र में बैठा हुआ द्रोणाचार्य है, वो अंगूठा ही नहीं, आपका पूरा हाथ काटने की तैयारी में है। तो आप क्या चाहते हैं? जो राजा बृहदत्त का हत्यारा पुष्यमित्र शुंग के लोग जो केंद्र में बैठे हुए हैं, क्या उन्हें अब माफ करने का काम करेंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? 10 महीना समय है, ज्यादा समय नहीं है। अपने विरासत को बचाने के लिए और 2024 और 24 के आगे बुद्ध महोत्सव मनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो आप लोगों आज ही कर लीजिए और शपथ ले लीजिए। हमें केंद्र में बैठे सरकार को मिटाना पड़ेगा। मिटाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जब ज्योतिबा फुले जब विद्यालय की तरफ बढ़े, तो उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने, यानी कि ब्राह्मणों ने, उनके पिता के घर जाकर गुमराह कर उनका विद्यालय से नाम कटवा दिया। ये क्यों कटवाया? कि ये शूद्र परिवार है और शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, अधर्मी है, ये सीधा नर्क में जाएगा। ये सीधा नर्क में जाएगा। ये धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। सावित्रीबाई फुले का जन्म 1830 में हुआ, 1831 में, और ज्योतिबा के साथ उनका शादी 1840 में हुआ।
ज्योतिबा फूले ने संकल्प लिया कि मैं अपने पत्नी को शिक्षित करूंगा, निर्णय लिया। उनके पिता के पास ब्राह्मणों ने जाकर कहा, ये पूरी अनर्थ कर रहा है, आपका पूरा खानदान नरक में जाएगा। ज्योतिबा के फूले के पिता ने कहा, देखो तुम धर्म के खिलाफ जा रहे हो, अगर तुम अपने पत्नी को शिक्षित करने का निर्णय लिए हो और पत्नी को शिक्षा देना चाहते हो तो तुमको मेरा घर छोड़ना पड़ेगा। ज्योतिबा फूले ने घर अपने पत्नी के साथ छोड़ दिया और उन्होंने विद्यालय का रास्ता चुना और अपने पत्नी को 1848 में भारतवर्ष का पहला महिला शिक्षिका बनाने का काम किया। और सावित्रीबाई फूले ने शूद्रों को और महिलाओं के बच्चियों को पढ़ाना स्टार्ट की, और जब पढ़ाने जाती थी उनको 2 साड़ी लेकर विद्यालय क्यों जाना पड़ता था? इसलिए कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, जो मनोवादी व्यवस्था के लोग थे, उन पर कीचड़ पत्थर गोबर फेंकने का काम करते थे। सावित्रीबाई फूले ने कविता में लिख डाली, वो लोग हम पर पत्थर फेंकते गए और मैं उनके बच्चियों को पढ़ाती गई। मैं उन लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूं जो सावित्रीबाई फूले पर पत्थर फेंकने का काम किए थे। मिट गए वो लोग सावित्रीबाई फूले पर पत्थर फेंकने वाले, और इतिहास बनाने का काम किया हमारे पूर्वज ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने। और जो कल सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंकने का काम करते थे, आज वो गोबर में विज्ञान खोज रहे हैं, वो गोबर में विज्ञान खोज रहे हैं। तो ये हमारे पूर्वजों का इतिहास है। उनको मौका तो यही हमारे पूर्वजों का इतिहास है। और जो देश का जो नीति चल रहा है, अभी जो देश का स्थिति चल रहा है, जो नई शिक्षा नीति जो लाया है केंद्र सरकार ने, उसमें एक नीति है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री के तहत संयुक्त सचिव बनाया जा रहा है। जो यूपीएससी परीक्षा पास करके बच्चे आईएएस बनते हैं, अब बिना आईएएस पास किए लेटरल एंट्री मतलब पीछे का दरवाजा यानी चोर दरवाजे से 400 संयुक्त सचिव बनाने का काम किया भारत सरकार ने। और उसमें हमारे बहुजन समाज के लोगों का एक भी लोगों का भागीदारी नहीं है, ना एससी एसटी से है और ना ओबीसी से है। हम कहां हैं इस सरकार में? जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं